सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ वीनस वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। और अब सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि जीतना बहुत जरूरी है। आज के सेशन में हम लोग के वीनस फ्री टेस्ट 2 दूसरे फ्री टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे और एक एक क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट समझे जा सकते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं, उन सबको समझेंगे। पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि ये वीनस टेस्ट यानी वीनस फ्री टेस्ट क्या है। वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन यानी हम लोग के आप लोगों के लिए एक फ्री टेस्ट का आयोजन करते हैं। 15 दिन से हो सकता है, एक सप्ताह में भी हो सकता है। उसकी सूचना मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश और अन्य जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर मैं आपको देता हूं। और फिर हम एक फ्री टेस्ट का आयोजन करते हैं। उस फ्री टेस्ट में आप पे जो भी इच्छुक बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद दूसरे दिन उस फ्री टेस्ट का रिजल्ट ऑल राजस्थान रैंक के साथ किस बच्चे के कितने मार्क्स आए, उसकी क्या रैंक रही, ये हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। और इस बार जिन बच्चों ने टॉप किया था उन बच्चों को हमने हमारी तरफ से मोटिवेशन के लिए, प्रोत्साहन के लिए, इंसेंटिव के रूप में हमारी बुक दी है। हमने वीनस इंग्लिश पेडागोजी की जो मेरी पुस्तक है वो पुस्तक हमने उनको इनाम के तौर पे दी है। तो मैं बताना चाहूंगा कि वो 3 बच्चे जो टॉपर्स थे वो कौन हैं। पहला बच्चा है पोस्वाल, ये जयपुर से है। पोस्वाल POSWAL इस नाम से इसका रजिस्ट्रेशन है और ये लड़का है, इसको हमने बुक भेज दी है। तो इसको हो सकता है मिल गई होगी, नहीं तो आजकल में इसको बुक के मिल जाएगी। दूसरा जो बच्चा है वो आशीष शर्मा है और ये बच्चा बाड़मेर से है, इसको भी हमने बुक भेज दी है। और तीसरा जो बच्चा है वो है शुभम जालोर से है, भीनमाल जालोर से है। तो ये बच्चे टॉपर थे इस टेस्ट के और इन तीनों बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसलिए वीनस वर्ल्ड इन बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप वीनस इंग्लिश पेडागोजी की जो बुक है, मेरी बुक जो है मेथड्स की, वो मैंने उनको भेज दी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा इस बच्चे टेस्ट को दें क्योंकि टेस्ट फ्री होता है। आप इस टेस्ट को कैसे दे सकते हैं? प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां जिस दिन ये फ्री टेस्ट होता है आप इस टेस्ट को जरूर दें। अब आज हम इस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। वीनस वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। वीनस वर्ल्ड मींस ऑथेंटिक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। जो बच्चे इस टेस्ट को देते हैं वो जानते हैं कि एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का होता है और जिसने टेस्ट नहीं दिया वो अब इस वीडियो सॉल्यूशन में जान सकता है कि किस लेवल के टेस्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है अभी आपके पास, इस क्वेश्चन का आप लोग भी साथ साथ आंसर करिए और मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं कि एग्जाम में क्यों पूछा गया, ये कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें है, सारी बातों की चर्चा करेंगे। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स एक्टिव वॉइस। ये कहा गया है कि आप उस ऑप्शन को चुनिए जो सबसे ठीक तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है इस दिए हुए सेंटेंस को, इसको किसमें? एक्टिव वॉइस में। यानी पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है और इस पैसिव वॉइस के सेंटेंस को आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। क्लियर हो गई बात भाई? यानी एग्जाम में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला आपसे ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, यानी एक सेंटेंस एक्टिव का दे देंगे, बाकी 3 पैसिव के दे देंगे। ऐसा भी हो सकता है आपसे ये पूछे कि इनमें से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, यानी आपको 3 सेंटेंस एक्टिव वॉइस के दे दें और एक सेंटेंस पैसिव वॉइस का दे दें।
दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करवाएं और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करवाएं। तो उस प्रकार का एक केस सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। आप लोग भी साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखते रहें और आंसर जब भी लिखें एक्सप्लेनेशन के साथ लिखने की कोशिश करें ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि आप कितना उसके बारे में जानते हैं। इट इज टाइम फॉर द मैच टू बी स्टार्टेड। यहां से हमें पता चलता है कि सेंटेंस किसमें है, पैसिव वॉइस में है। इट इज टाइम फॉर द मैच टू बी स्टार्टेड। ये सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, जैसे इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास, इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास। ये आपकी जो टू इन्फिनिटिव होती है उसकी पैसिव वॉइस बनवाई जाती है आपसे, ठीक है। इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास, फिर आप करते हैं इट इज टाइम को जो कहते हो रखते हैं, इट इज टाइम ऐसे रखते हैं हम, इट इज टाइम फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे फॉर द क्लास टू बी स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड बोलेंगे इसका, स्टार्टेड नहीं बोलेंगे। क्लियर होगी बात भी। अक्सर एग्जाम में ये ऐसे पूछा जाता है कि इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाइएगा। इट इज टाइम टू प्रिपेयर द लेसन, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, इट इज टाइम टू शट द शॉप, इट इज टाइम टू लीव द क्लास। इस प्रकार के सेंटेंस हैं जिनकी हमें पैसिव वॉइस बनानी होती है और ये पैसिव वॉइस दी हुई है, इसकी हमें इस तरीके से एक्टिव वॉइस बनानी है। द मैच टू बी स्टार्टेड ऑन टाइम ये नहीं है, वैसे भी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। कैसे पता चला भाई आपको? द मैच बी स्टार्टेड वैसे पैसिव वॉइस में भी नहीं है, मैच टू बी स्टार्टेड होता तब एक अलग बात थी। इट वॉज टाइम फॉर द मैच टू स्टार्ट, यहां इज है और यहां क्या है, वॉज है, इसलिए ये भी नहीं ये भी नहीं। इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास, देखिएगा इट इज टाइम, उसके बाद टू इन्फिनिटिव आएगी, इट इज टाइम टू स्टार्ट द मैच, ठीक है। इसकी जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगी इट इज टाइम फॉर द मैच टू बी स्टार्टेड, यानी ये सेंटेंस जो है ये आपका एक्टिव वॉइस है, जिस सेंटेंस की पैसिव वॉइस आपको ये बनाई हुई। क्लियर हो गई बात भाई, समझ में आ गई बात आपके? क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, यानी इस सेंटेंस का जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है सी वाला ऑप्शन, बिल्कुल सही है। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाओ, पैसिव वॉइस से एक्टिव बनाओ। इस प्रकार के सेंटेंस आप भी करके देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद चलते हैं भाई दूसरा सेंटेंस, देखिएगा। ये वो टेस्ट है जो कोई भी बच्चा दे सकता है, किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, आप पे अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हो, आपको ये टेस्ट देना चाहिए, ये वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए चीजों को, कैसे चीजों को सोल्व किया जाता है। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स पैसिव वॉइस। पहले वाला पैसिव वॉइस से क्या बनवा रहा था, एक्टिव वॉइस। अब क्या करवा रहा है, एक्टिव वॉइस से क्या बना रहा है, पैसिव वॉइस बना रहा है। समझ में आ गई बात भी? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें और उसके बाद उसका आंसर करें। डिड योर मदर कुक योर फेवरेट डिश ऑन योर बर्थडे? ये सेंटेंस है। सेंटेंस कैसा है भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला, इस डिड से हमें पता चला कि सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। ये क्लियर हो गई। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव ही होती है, इसलिए इस सेंटेंस में ये इंटेरोगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है। हालांकि ये भी है तो इंटेरोगेटिव, लेकिन ये अलग है, ठीक है। डिड है तो डिड सेकंड फॉर्म है, और जब एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में बी की सेकंड फॉर्म यानी वॉज वर्ड से चीजों को शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे भाई, या तो वॉज से करेंगे या किससे, वर्ड से शुरू करेंगे। इसमें देखिएगा ये डिड है तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें वॉज है, इसमें वॉज है, इसमें वॉज है, यानी यहां तक तीनों ठीक है। फिर देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, डिड योर मदर कुक योर फेवरेट डिश। ये जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, जो यहां सब्जेक्ट होना चाहिए योर फेवरेट डिश,
योर फेवरेट डिश, योर मदर कुकिंग, यानी ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ये जो मैं आपको तरीका समझा रहा हूं, ये तरीका एलिमिनेशन मेथड है। आप एग्जाम में इसी तरीके से चीजों को सॉल्व करें। अब देखिएगा भाई, इसमें वॉज योर फेवरेट डिश कुक्ड, ये तो ठीक है क्योंकि सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब वॉज वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए। क्लियर बात है? इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है बाय योर मदर ऑन योर बर्थडे, यानी ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर आपको समझ में आएगी कि साहब इसमें सी वाले ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है। जब आप तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो हर एक ऑप्शन पे आपकी नजर होनी चाहिए। वॉज योर डिश बीइंग कुक्ड, इसमें क्या है? बीइंग। भाई इन दोनों में यही अंतर तो है। बीइंग, बीइंग कब आनी चाहिए पैसिव वॉइस में? जब एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूअस टेंस हो, यानी यहां आपको आईएनजी मिलती, तब हम क्या लिखते? बीईआईएनजी लिखते, जबकि इसमें ऐसा कहीं भी नहीं है। इसलिए ये आंसर भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है? बी इसका सही आंसर है। समझ में आ गई बात भाई? इस प्रकार से चीजें आप लोगों को क्या करनी है? सोल्व करनी है, कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है। मेन काम जो आपका है वो क्या है? कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है, और धीरे धीरे चीजें मजबूत होती चली जाएंगी, क्योंकि भाषा है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, कभी कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। अब चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। चलो भाई, ये है वीनस वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। ये हमारे कोर्सेस हैं, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, रीट मेंस कोर्सेस और उनकी टेस्ट सीरीज हैं। जो भी बच्चा बाई करना चाहे, ज्वाइन करना चाहे, वो प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहे तो स्क्रीन पे जो नंबर है इन पर कांटेक्ट कर सकता है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस फॉर द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में उपयुक्त प्रेपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा, ये पूछा हुआ है। वी हैड लंच द एयरपोर्ट। द एयरपोर्ट क्या है भैया? ये फिक्स्ड पॉइंट ऑफ प्लेस है। देखो, पॉइंट ऑफ प्लेस ध्यान से समझना चीजों को। पॉइंट ऑफ प्लेस या फिर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ प्लेस या फिर पॉइंट ऑफ टाइम, इन दो के लिए आपको एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एट बस स्टॉप, बस स्टॉप पे, एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे, एट ऑफिस, ऑफिस में। तो ये चीजें हैं, तो आपको यहां क्या लिखना चाहिए? एट लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए बेटा इसमें? एट द एयरपोर्ट व्हाइल वी वर वेटिंग फॉर। वेट फॉर होता है, किसी का इंतजार करना, वेट फॉर होता है। वी वर वेटिंग फॉर द फ्लाइट टू टेक ऑफ। टेक ऑफ प्रेपोजिशन है, बहुत आसान प्रेपोजिशन है, इसका मीनिंग आपको आना चाहिए। प्लेन के अर्थ में टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, और टेक ऑफ का मतलब और भी होता है। ठीक है, तो टेक ऑफ के जितने भी मीनिंग हो सकते हैं, टेक ऑफ प्रीपोजिशन के जितने भी प्रकार से यूज हो सकते हैं, आप सब लोग उसको रिवाइज करेंगे। प्रीपोजिशन रिवाइज करेंगे, सॉरी फ्रेजल वर्ब। टेक ऑफ क्या है कि फ्रेजल वर्ब है, इस फ्रेजल वर्ब को आप ठीक से तैयार करेंगे। इसके कितने मीनिंग हो सकते हैं, इसके सेंटेंस में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। हमने इसका आंसर बता दिया आपको, ये 8 है और वो क्या है? 4 है। अब इसमें एक बात और समझते हैं, ये आपका वी हैड लंच कौन सा टेंस है? वी हैड लंच कौन सा टेंस है, आपको ये बताना है। ये आप तब बता पाएंगे जब यहां जो हैड वर्ब है, ये हैड वर्ब पे मेन वर्ब है यानी लेक्सिकल वर्ब है, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है। यहां जो हेड वर्ब है वो आपकी मेन वर्ब है, और जब हेड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाए तब हेड
सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग होती है। किसके रूप में भाई? सेकंड फॉर्म के रूप में, और सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में आती है, इसलिए ये जो आपका टेंस है वो कौन सा बेटा? पास्ट का सिंपल है। क्लियर है भाई? आगे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि सर इसमें वाइल जो वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? बताओ भाई, सब लोग आंसर जरूर किया करें। वाइल जो वर्ड है इसमें ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वाइल, WHILA, वाइल इस सेंटेंस में यहां कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? यहां ये कंजंक्शन है। क्या है भैया? कंजंक्शन है यहां। ये कैसे पता चला आपको? ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, इधर एक क्लॉज इधर एक क्लॉज, ये दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए वाइल क्या है यहां? क्या है भैया? वाइल यहां कंजंक्शन है। आपका काम ये है, देखिएगा बेटा, इस क्लास में मैं आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी बच्चे देख रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत गंभीर बच्चे देख रहे हैं। मुझे इतना पूरा विश्वास है कि मेरे पास जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो पढ़ने वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, मेहनत करने वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, और कंटेंट को समझने वाले बच्चे जुड़े हुए हैं। फेसबुक के हमारे पास बच्चे हैं ही नहीं। सब जानते हैं कि जो वीनस वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है इसका मतलब गंभीर पढ़ने वाला बच्चा है, इसलिए उसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करता हूं। आपको बताना यह है कि वाइल जो वर्ड है क्या इसका नाउन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? क्या वाइल शब्द का प्रयोग के नाउन के रूप में किया जा सकता है? और यदि किया जा सकता है तो एग्जाम्पल लिखिएगा। किया जा सकता है तो एग्जाम्पल लिखिएगा। क्या वाइल शब्द का प्रयोग वर्ब के रूप में किया जा सकता है? क्रिया के रूप में? क्या वाइल शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में किया जा सकता है? और यदि किया जा सकता है तो करके दिखाइएगा। आपको पता चलेगा कि ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा था। वाइल शब्द का प्रयोग लिखेंगे सब लोग। जो गंभीर बच्चे हैं वो जरूर कमेंट करके लिखते हैं, और जिनको केवल आराम से बैठ के देखना है, आधा देख लिया, आधा कोई कॉमेडी वीडियो देख लिया, आधा कोई शॉर्ट्स देख लिए, आधा कोई और कुछ देख लिया, वो आराम से देख के अपना टाइम पास कहीं भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। गंभीर बच्चे वो लिखें जरूर बेटा, ठीक है? चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब। इस सेंटेंस में आपको एडवर्ब यूज करनी है। ये सेंटेंस क्यों पूछा गया है? ये इसलिए पूछा गया है, क्या आपको एडवर्ब का पता है? एडवर्ब कौन सा वर्ड है इसमें ये, और उसका सही प्रयोग देखिएगा। ही एट द स्वीट्स, उसने स्वीट्स को खाया। कैसे? यहां वर्ड आपके पास है ग्रीड, ग्रीडियर, ग्रीडी, ग्रीडीली, आपको यूज करना है। ये सारे क्वेश्चंस वे हैं जो एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। देखो ग्रीड वर्ड जो होता है, ग्रीड, ग्रीड वर्ड जो है वो नाउन है। ग्रीड वर्ड क्या है? नाउन है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे लालच। यानी इसका प्रयोग जब आप करेंगे ग्रीड का, तो केवल और केवल नाउन के रूप में करेंगे। ग्रीड इज नॉट गुड फॉर यू, लालच आपके लिए अच्छा नहीं है। ही हैज डेवलप्ड ग्रीड फॉर मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, उसने इन चीजों के लिए लालच डेवलप कर लिया है। ग्रीड है वो, लालच है, उसका प्रयोग आप नाउन के रूप में यूज करेंगे। दूसरा देखिएगा ग्रीडी, ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है बेटा? ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का आप मतलब समझते ही हैं, ठीक है? इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाएगा। ही इज नॉट ग्रीडी एट ऑल, वो बिल्कुल भी लालची नहीं है, ठीक है? यू शुड नॉट बी ग्रीडी, आपको लालची नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया, जिसको आप लोग कहेंगे लालची शब्द आप कह सकते हैं, ठीक है? तो हमें पूछा क्या है? एप्रोप्रिएट एडवर्ब। ग्रीडियर क्या है? ये क्या है? ग्रीडियर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ग्रीडी का कंपैरेटिव फॉर्म है। आप जानते हैं कंपैरेटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म। तो ये जो वर्ड है कंपैरेटिव फॉर्म है, यानी ये भी क्या है? एडजेक्टिव ही है, ठीक है?
अब रही बात हमारे पास ग्रीडीली, तो यहां हम इसका प्रयोग कर देंगे ग्रीडीली, यानी ए ऑप्शन जो है वो इसमें आएगा, और ये एडवर्ब है। ये क्या है भाई? एडवर्ब है। समझ में आ गई बात? अब देखो एक सेंटेंस में आपसे और लिखवाता हूं जिसको आप ठीक तरीके से यूज करेंगे। एक सेंटेंस में लिखते हैं ही हैड enormous, enormous of character, CHARACT, कैरेक्टर। ठीक है, अब आपके पास जो ऑप्शन है वो है पहला स्ट्रॉन्ग, STR, स्ट्रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेंथ, दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो स्ट्रेंथ। तीसरा ऑप्शन आपके पास स्ट्रांगली, स्ट्रांगली शब्द आपके पास है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर करेंगे ऑल ऑफ दीज। आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। इसका आंसर लिखना आपने। ये भी बिल्कुल ऊपर जैसा है वो सेम ही है, ये कि आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि यहां कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए। ही हैड, ये पोजीशन बताता है। ही हैड, उसके पास है, क्या है उसके पास? इसका मतलब आपको क्या चाहिए? अब नाउन चाहिए। आपको क्या चाहिए बेटा? आपको नाउन चाहिए। इनमें से स्ट्रॉन्ग जो है वो एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है, यानी ये भी नहीं आएगा। दूसरा क्या है? स्ट्रेंथ जो है ये नाउन है, स्ट्रेंथ ताकत, स्ट्रॉन्ग सॉरी भाई, स्ट्रॉन्ग ताकतवर, स्ट्रेंथ ताकत, स्ट्रांगली ताकत से, ये आपकी एडवर्ब है। जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होंगे आप अंग्रेजी पढ़ाने की स्थिति में नहीं आ सकते। इसलिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, चाहे सरकारी जॉब में जाएं या फिर आप कहीं भी अंग्रेजी पढ़ाएं। कहीं भी पढ़ा रहे हैं तो कम से कम अंग्रेजी का आपको बेसिक्स तो क्लियर होने ही चाहिए ना। तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो यहां क्या आएगा? स्ट्रेंथ आएगा, STRANGTH, स्ट्रेंथ। ये जो वर्ड है इनर्मस, आपको इसका सिमिलियर वर्ड बताना है। इनर्मस का मतलब होता क्या है? बहुत ज्यादा होता है इनर्मस का मतलब। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आपको चीजें ठीक लग रही हो तो एक बार अपने साथियों के साथ क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि अपनी बात जो है वो अपन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। लोगों को पता चले कि वास्तव में कितना अच्छा कंटेंट और कितनी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक लगे तो शेयर कर दें, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। माई कलीग्स लंच इन द कैंटीन, ठीक है, टेंस का क्वेश्चन है, पूछा हुआ एग्जाम में। विल बी हैव, ऐसा होता ही नहीं है। बी के बाद या तो आईएनजी वर्ब आनी चाहिए। बी मस्ट बी फॉलोड आइदर बाय आईएनजी फॉर्म और बाय पास्ट पार्टिसिपल। मीन्स बी के बाद या तो आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए यदि सेंटेंस एक्टिव में है तो, और यदि पैसिव में है तो आपकी क्या आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल नहीं है, ये स्ट्रक्चर स्वीकार्य नहीं है, ग्रामेटिकली ये ठीक नहीं है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता। क्लियर भाई? चलो दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? इज हैविंग। देखिए कलीग्स जो वर्ड है, कलीग्स, ये आपका काउंटेबल प्लूरल नाउन है। व्हाट इज इट? क्या है ये? ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है, और इस काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इज का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है। ये कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, और इस सिंगुलर वर्ब के साथ इसका मैच नहीं होता है। ये सब्जेक्ट वर्ब का अच्छा एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए ये मामला नहीं बनेगा। हैज बीन के साथ भी वही बात लागू होती है कि हैज भी सिंगुलर है और ये प्लुरल है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
आर जो है ये प्लूरल हो सकता है, और आर हैविंग कोई दिक्कत नहीं है, आर हैविंग। वैसे हैव जो वर्ब है इसका आईएनजी फॉर्म कम यूज किया जाता है, लेकिन डिनर वगैरह लेने में, लंच वगैरह लेने में, ठीक है, रेस्ट वगैरह करने के अर्थ में, टेक के अर्थ में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इसके साथ आईएनजी लगा दिया जाता है, और क्या कहते हैं, दे वर हैविंग लंच व्हेन वी रीच देयर, जब हम वहां पहुंचे तो वो अपना लंच ले रहे थे। इज इट क्लियर बेटा? ये बात समझ में आ गई अच्छे से? आगे बढ़ सकते हैं? चलो अभी अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सेंटेंस, यानी आपको इसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द बताना है, यानी आपको इसका सिमिलियर वर्ड बताना है। आपको इसका क्या बताना भाई? सिमिलियर वर्ड बताना है इसका। और सिमिलर वर्ड इसका क्या होगा? मॉडिफाई वर्ड है, मॉडिफाई। पहले सेंटेंस समझ लेते हैं। हिज एक्सप्लेनेशन फेल्ड टू मॉडिफाई हर। हिज एक्सप्लेनेशन, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक्सप्लेनेशन आपका नाउन, वैसे भी ION से जो वर्ड एंड होते हैं वे नाउन होते हैं, ठीक है। फेल्ड वर्ब हो गई। टू मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब होता है किसी आदमी को शांत कर देना। पहले से वो गुस्से में था और फिर उसको कुछ कहा गया और वो थोड़ा सा अपीज हो गया। APPEASE, अपीज। अपीजमेंट, ये तो अपीज तो वर्ब हो गई, ठीक है। इससे एक नाउन बनता है अपीजमेंट, APPEASE, अपीजमेंट। कई बार आपने एक वर्ड सुना होगा अपीजमेंट पॉलिसी। कई बार नेताओं के ऊपर आरोप लगते हैं कि उनकी जो पॉलिसी है अपीजमेंट की पॉलिसी है, यानी किसी को खुश करने की पॉलिसी है, तो जो नाराज है उनको राजी करने की पॉलिसी है। तो मॉडिफाई का मतलब होता है अपीज, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड और आता है प्लेकेट, ठीक है, जो इसमें है भी, ये भी इसका मतलब भी क्या होता है, शांत करना होता है। तो इसका सही सिमिलर वर्ड जो है वो ये है, PLACATE, ये इसका सिमिलर वर्ड है। और इसका मतलब भी क्या होता है, शांत करना होता है। दूसरा देखिएगा डिस्कंसर्ट, डिस्कंसर्ट, इसका मतलब क्या होता है? डिस्कंसर्ट का मतलब जो जो बच्चे जानते हैं वो लिखने की कोशिश करें। डिस्कंसर्ट का मतलब क्या होता है? किसी आदमी को कंफ्यूज कर देना, किसी आदमी को क्या कर देना? कंफ्यूज कर देना। टू फील समबॉडी कंफ्यूज्ड, वरीड, किसी को चिंतित कर देना, कंफ्यूज कर देना, किसी को इस प्रकार की स्थिति में कर देना कि वो थोड़ा सा उदास हो जाए, वो ये होता है। अनसेटल, ये भी आप जानते हैं, सेटल हुआ हुआ आदमी को क्या कर दें? अनसेटल। परटर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब, DISTURB, डिस्टर्ब, ठीक है। परटर्ब का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब कर देना किसी आदमी को, यानी ये इसके ऑपोजिट वर्ड हैं। ये सारे के सारे तीनों वर्ड जो हैं वो क्या हैं? ऑपोजिट वर्ड। जब आप एग्जाम में जाते हैं, अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, तब आपको एक बात देखने को मिलती है कि सिमिलर और ऑपोजिट वर्ड में एक वर्ड सिमिलर होता है, बाकी 3 या 2 क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। तो इस प्रकार का ध्यान रखेंगे। परटर्ब, ही सीम्स परटर्ब्ड, ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। ही सीम्स, वह प्रतीत होता है, ही सीम्स परटर्ब्ड, PERTURBD, ही सीम्स परटर्ब्ड, थोड़ा परेशान लग रहा है। He does not seem perturbed at all, ठीक है, वो perturbed नजर नहीं आ रहा है। My unexpected arrival did not perturb him, तो perturb का मतलब होता है परेशान या डिस्टर्ब होना, ठीक है। ये क्लियर हो गई होगी बात भाई। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वन पे हिज डेट्स इन टाइम। बेसिकली सेंटेंस ठीक नहीं है। वन के साथ क्या आना चाहिए? वंस आना चाहिए। वन पे वंस डेट्स ऐसा लिखा जाना चाहिए था, ये वंस, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे भैया, ठीक है। वन मस्ट पे वंस डेट्स, डेट्स नहीं होता ये, बैस में साइलेंट होता है, कर्जा होता है। इसका अर्थ क्या होता है? कर्जा होता है। हिज डेट्स इन टाइम, यानी हर आदमी को अपने कर्जे जो हैं उस समय पर चुका देनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या इसमें मस्ट होता है, मस्ट, ठीक है। कंपल्सन जो होता है, बाध्यता जो होती है,
वो क्या होती है, मस्ट होता है। नेसेसिटी जो बताती है वो मस्ट बताती है, इसलिए इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, मस्ट का प्रयोग। समझ में आ गई बात भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडल का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द सेंटेंस। वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। हम एक लड़की से मिले जो ले जा रही थी, क्या, एक बास्केट ले जा रही थी, किसके, फ्लावर्स, फूलों की एक टोकरी ले जा रही थी। अंडरलाइन कौन से वर्ड को किया हुआ है, कैरिंग को किया हुआ है, CARRYING। किसको किया हुआ है, कैरिंग को किया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। पूछा यह है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन नहीं है। आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जिरेंड है कि पार्टिसिपल। क्वेश्चन तो यही है बस, बाकी दो तो ऑप्शन बनाने के लिए लिखे हुए हैं। आप समझिएगा, जिरेंड जो होती है उसकी स्ट्रक्चर होती है ING फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, जिरेंड जो होती है उसकी स्ट्रक्चर होती है ING फॉर्म, लेकिन उसका जो फंक्शन होता है वो नाउन का होता है। मीन्स आपसे पूछेंगे जिरेंड क्या है, तो जिरेंड के लिए आप बताएंगे इट इज अ वर्बल नाउन। व्हाट इज इट, इट इज अ वर्बल नाउन। क्या है भाई ये वर्बल नाउन है, यानी वो नाउन जो वर्ब से डिराइव्ड हो, वो वर्ब जो नाउन का भी काम कर रही हो उसको वर्बल नाउन कहते हैं। जैसे प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज, जैसे ये है प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज, AXERCIS, प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहां प्ले वर्ब से ING बनाया हुआ है और यहां इसका अर्थ है खेलना, यानी वर्ब जो है प्ले उसको ING बनाया गया और अब ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यानी नाउन के रूप में काम कर रही है और नाउन है, इसलिए ये क्या हो गई, जिरेंड हो गई। आई डोंट लाइक प्लेइंग हियर, मैं यहां खेलना पसंद नहीं है, मुझे यहां खेलना पसंद नहीं है। तो आप लिखेंगे आई डोंट लाइक प्लेइंग हियर, आई डोंट लाइक प्लेइंग हियर, मुझे यहां खेलना पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं है, खेलना पसंद नहीं। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट था, तो ये भी नाउन है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जिरेंड, ये जिरेंड के एग्जांपल्स हैं, उदाहरण है उनके। तो ये ऐसा है क्या, ऐसा एक गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, कौन सी लड़की, कैसी लड़की, जो ले जा रही थी क्या, फूलों की टोकरी, यानी लड़की की विशेषता बता रहा है। तो ये जो कैरिंग यहां है ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, और जब ING फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में यूज हो तब उसको जिरेंड नहीं पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल कितने प्रकार की होती हैं, पहली बात समझिएगा, पार्टिसिपल मीन्स वर्बल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल मीन्स वर्बल, VER, वर्बल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल मीन्स वर्बल एडजेक्टिव, यानी वो जो वर्ब एडजेक्टिव के रूप में काम करे। इसके तीन प्रकार, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरी पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरी जो है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ING फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ध्यान से समझो बेटा, यदि आपने इन टेस्ट को भी बहुत अच्छे से देख लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया, तो फिर आपको एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं चीजों को कर सकता हूं। और ये कॉन्फिडेंस आपको कभी टूटने नहीं देता है, ये कॉन्फिडेंस आपको कभी लड़खड़ाने नहीं देता है। जैसे देखिएगा ING, ये जो ING फॉर्म है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और आपके ऑप्शन में एक प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया हुआ है। इनके आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के, पास्ट पार्टिसिपल के, परफेक्ट पार्टिसिपल के। मैंने बहुत बार करवाए भी हैं, आप भी लिखिएगा, आपको आते हैं या नहीं आते हैं, अपने आप को जांचिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये एग्जाम्पल हैं किसके, प्रेजेंट पार्टिसिपल के, पास्ट पार्टिसिपल के और परफेक्ट पार्टिसिपल के, ये एग्जाम्पल्स हैं।
अनावश्यक कहीं फेसबुक पे कमेंट करते रहते हो, वहां किसी से झगड़ते रहते हो, तूने ये कह दिया, मैंने ये कह दिया, वहां कर दिया, तो अच्छा है अपने क्वेश्चंस का आंसर लिखें, क्योंकि अल्टीमेट ये चीजें आपको फायदा देंगी। और यदि आप इधर उधर की बातें करने में इंटरेस्टेड हैं तो फिर उनका वैसा ही परिणाम मिल जाएगा आपको कभी न कभी। इसलिए मेहनत करने में विश्वास रखिएगा बेटा। जितनी मेहनत करेंगे निश्चित रूप से फल मिलेगा। हो सकता है आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। मेहनत करे मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत राजी नहीं, गुरु धनी भगवान। बिना मेहनत के कोई राजी नहीं हो सकता बेटा। मैं आपका गुरु मान लीजिएगा, साथी मान लीजिएगा, आप मेहनत करोगे तभी मैं खुश होऊंगा। भगवान भी मेहनत करने से ही खुश होगा, आपके घर वाले भी मेहनत करने से ही खुश होंगे। अब ये अलग बात है कि आपको मेहनत करने की आदत है या नहीं है। मैं मेहनत में ही विश्वास करता हूं और ट्रेक करता भी हूं। आगे बढ़ते हैं भाई, चलो नेक्स्ट। टू द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। उस सेंटेंस को चुनिए जो ग्रामेटिकली सही है। इनमें से देखिएगा, ऐसे सेंटेंस एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं। बिटवीन यू एंड मी, देखो इसको समझो। मिस्टर शर्मा इज नॉट टू बी ट्रस्टेड, यहां सही बात है। मिस्टर शर्मा इज नॉट टू बी ट्रस्टेड, शर्मा इज नॉट टू बी ट्रस्टेड, यानी इन तीनों पोर्शन में कोई अंतर ही नहीं है। इसका मतलब ये तो गलत हो ही नहीं सकते, ये तो सेम ही है। इसका मतलब गलत कहां होगा, यहां होगा। अब कई बच्चों को लगेगा कि सर हमें एरर क्यों पूछ लिया। अरे भाई पूछते हैं हर एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड में पूछ लेते हैं, सेकंड ग्रेड में पूछ लेते हैं, रीट मेंस में पूछ लेते हैं, वीडियो के एग्जाम में पूछ लेते हैं, एलडीसी की एग्जाम में पूछ लेते हैं, जहां जहां अंग्रेजी की एग्जाम होती है, एसएससी में पूछते हैं, कहीं भी पूछते हैं। पूछना ही चाहिए। वो आपसे देखते हैं कि आपको इस टॉपिक के बारे में पता है या नहीं है। बेसिकली ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। आपसे यह पूछा गया है कि बिटवीन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, बिटवीन यू एंड आई, आपके और मेरे बीच में। यहां बिटवीन जो है ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। और यदि प्रेपोजिशन से कोई ऑब्जेक्ट लगा हो, उसके बाद यदि कोई कंजंक्शन आए, तो उस कंजंक्शन के बाद भी ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए। यानी बिटवीन के बाद ये ऑब्जेक्ट होगा और ये भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन से प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट है। ये यू तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन आई क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर बात है। ये आई सब्जेक्ट है, लेकिन मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें यू जो है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी। यहां क्या है, ऑब्जेक्ट, और मी भी क्या है, ऑब्जेक्ट। इसलिए ये जो आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। समझ में गए, क्लियर हो गई बात भी। इस प्रकार से चीजों को समझना है कि क्वेश्चन क्यों पूछा हुआ है आपसे, क्वेश्चन पूछने वाले की क्या मनसा है। उस लेवल तक जाओगे तब आप ठीक तरह की चीजें प्रिपेयर करके जाओगे। पढ़ के सब जाते हैं, मेहनत सब करते हैं, लेकिन सही दिशा में एग्जाम ओरिएंटेड मेहनत करना ही सफलता की तरफ ले जाता है। बाकी मेहनत तो सभी करते हैं, हर आदमी चाहता है कि भाई मेहनत करके, कुछ नहीं करते उनकी तो बात ही छोड़ो। बाकी बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं फिर भी उनका नहीं होता है, तो एक बड़ी वजह ये रह जाती है कि उनका जो कंटेंट होता है वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस को देख लो भाई, क्या है। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली सही सेंटेंस का चुनाव कीजिएगा। देखिएगा ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर इज किल्ड, देखो इज किल्ड इन द एक्सीडेंट, बी किल्ड इन द एक्सीडेंट, वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट। इसका मतलब इस बार जो पोर्शन मामला है वो यहां से तय होगा, क्योंकि इसमें तो सब ठीक है। ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर, ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर, ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर, विद द ड्राइवर, यानी ये पोर्शन सेम है, यानी मामला यहां गलत नहीं है। गलत कहां है, इस पोर्शन में। अब समझते हैं इसका। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। ये जो क्वेश्चन है ये कौन से टॉपिक से है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले से है।
अब देखो इसमें क्या है, विद से जुड़ा हुआ है ये सेंटेंस, सब्जेक्ट जो है, और विद से जुड़ता है तब वर्ब विद से पहले वाले के अनुसार आती है। विद है, अलोंग विद है, एज वेल एज है, इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग है, एक्सपेक्ट है, बट है, इन सब में क्या करते हैं, पहले वाले के अनुसार। पहले कौन भाई, ऑल द पैसेंजर्स। तो पैसेंजर कैसा नाउन, बताओ भाई, पैसेंजर जो है वह प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन के साथ इज वर्ब तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत है। बी, अकेली बी नहीं, कुछ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये प्लूरल के साथ है, ये भी क्या है, वॉज, और ये प्लूरल है, देखिएगा तो क्या है इसमें, ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, मारे गए, वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, यानी सी जो ऑप्शन है वो सही है। समझ में आ गई होगी बात बेटा, क्लियर है ना, चीजें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हमने समझा है। आई हैव क्वाइट बुक्स ऑन आर्ट्स, ऑन, अबाउट, अबाउट के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है, के बारे में। मेरे पास क्वाइट अ फ्यू होता है, थोड़ी बहुत किताबें। देखो लिटल नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है भैया, प्लूरल। लिटल किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए, ये नहीं आएगा। द नहीं, दिस प्लूरल के लिए नहीं आता है, किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए, जबकि ऊपर क्या है, प्लूरल, ये नहीं आएगा। एफ यू आएगा, क्वाइट एफ यू, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी। ये फ्रेज भी आप याद कर सकते हैं, क्वाइट एफ यू, ऐसे लिखते हैं इसको। ये फ्रेज आप याद कर लें, बिल्कुल थोड़ी सी, उसके लिए क्वाइट एफ यू लिखते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट इन एक्टिव वॉइस, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं भाई। इनमें से कौन से एक्टिव वॉइस में नहीं है। नीचे ऑप्शन है ओनली ए और बी दोनों, ओनली सी और डी, यानी बी और डी। अब चेक करेंगे ठीक से इसको। नॉट इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में नहीं है, यानी पैसिव वॉइस में है। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, बी प्लस थर्ड फॉर्म। इसका मतलब एक्टिव में नहीं है, किसमें है, पैसिव में है। यानी एक तो ए होना चाहिए, वी होप दैट वी सेल फिनिश द वर्क इन टाइम, ये एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि इसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म कहीं भी नहीं है। देयर इज नो बी प्लस थर्ड फॉर्म इन दिस सेंटेंस एनीवेयर। दिस अरेंजमेंट इज टू बी मेड, ये पैसिव वॉइस का है। ये किसका बेटा, ये पैसिव वॉइस का है क्या, बिल्कुल है। आगे देखते हैं, वी वेंट टू सी द लॉन्चिंग ऑफ द शिप, ये भी पैसिव वॉइस में नहीं है, एक्टिव वॉइस में है। इसमें भी बी प्लस थर्ड फॉर्म कहीं भी नहीं है। तो ए और सी जो हैं वे सेंटेंस किसमें हैं, एक्टिव वॉइस में नहीं है, यानी बी वाला, यानी दो वाला आंसर इसका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। और ये देखिएगा भाई, अच्छा क्वेश्चन, इसको आप लोग सोल्व करो भाई ठीक ढंग से। क्या लिखा हुआ है, इसको बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे इसको। अ पर्सन हु सेल्फिशली प्रिवेंट्स, जो जानबूझ के स्वार्थपूर्वक चीजों को रोकता है, दूसरों को फ्रॉम यूजिंग, इंजॉइंग और प्रॉफिटिंग फ्रॉम समथिंग, किसी चीज को इंजॉय करने से, उसको यूज करने से, उसका फायदा लेने से रोकता है। क्या करता है, दो, क्योंकि ही और सी कैनॉट यूज और इंजॉय इट, क्योंकि वो खुद उस चीज को यूज नहीं कर सकता, इसलिए बाकी लोगों को भी यूज नहीं करने देना चाहता। उसको क्या कहते हैं, ऑप्शंस आपके पास देखिएगा, क्या कहते हैं उसको। पहला है गिनी पिग, इसको गिनी बोलेंगे, GUINE, क्या बोलेंगे इसको, गिनी पिग। अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिनी पिग वो होता है जिस आदमी को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, कि भाई इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, फिर पता चलता है कि चीज अच्छी है या खराब है, तो उसको गिनी पिग कहते हैं। दूसरा देखिएगा, चलो इसको पहले तीसरे को देखते हैं, होम बर्ड। होम बर्ड वो होता है जो घर पे, होम सिकनेस जिसके होती है, यानी फटाफट घर जाना चाहिए, घर को छोड़ना नहीं चाहिए। लैम डक, लैम डक होता है बेचारा कमजोर आदमी है, उसको हेल्प की जरूरत है, नीडी है, ये इसका होता है। अब आपके पास एक बच गया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन का मीनिंग जो है वो क्या होगा बताइएगा।
ए डॉग इन मेंजर, ए डॉग इन मेंजर, मेंजर होती है लाश, पशुओं को खाना खाने के लिए उसको कहते हैं, तो इसका सही आंसर है डॉग इन मेंजर। ठीक है, यानी खुद कुछ खा नहीं सकता और दूसरे को खाने नहीं देता है। लाश में कुछ चारा डला हुआ है, कुत्ता खा नहीं सकता और दूसरे को खाने नहीं देना चाहता, इस प्रकार के आदमी जो हैं डॉग इन मेंजर कहलाते हैं। समझ में आ गई भाई? बाकी सब भी अच्छे थे इडियम्स, तो आप उनको याद कीजिएगा। इसमें देखिएगा भाई, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस टेस्ट की बहुत अच्छी बात यह है कि हम इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस को शामिल करते हैं। दूसरा, ये फ्री होता है, हालांकि हम इसको 15 दिन से करवाते हैं, कभी करवाते हैं, लेकिन जब भी करवाएं आप इस टेस्ट को जरूर करें। और इस टेस्ट देने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होता है, वो कर लें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश, आप उसको ज्वाइन कर लें, वहां आपको इसकी सूचना मिल जाती है कि किस दिन होना है। फिर इनाम भी मिलती है यदि आप जीतते हैं तो। फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल और कॉलेज, किसी कॉलेज और स्कूल के फॉर्मर स्टूडेंट को क्या कहते हैं? एम्ब्लेम, एम्ब्लेम तो सिंबल होता है, निशान होता है। ठीक है, जैसे टू हैव एक्सपेंसिव कार्स, महंगी कार रखना, इज एन एम्ब्लेम ऑफ रिचनेस। ठीक है, सक्सेस कह सकते हो, सफलता की निशानी है, तो ये निशानी होता है। अलुमनाई होता है, वो किसी संस्था का पूर्व विद्यार्थी जो होता है उसको अलुमनाई कहते हैं। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। एक्सपर्ट आप जानते ही हैं, इंचार्ज, ये आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है सैड, ग्लूमी का मतलब होता है उदास, ग्लूमी का मतलब होता है बैड, ये ग्लूमी होता है। ठीक है, फ्रेज, फ्रेज तो ये तो वर्ब है, प्रशंसा करना, टू एडमायर होता है इसका मतलब, ADMIRE, टू एडमायर होता है। कॉस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रफ, ROUGH, रफ। इसका ऑपोजिट जो होता है वो स्मूथ होता है, ऑपोजिट ये होता है। चेयरफुल, इसका मतलब हैप्पी होता है, चेयरफुल हैप्पी होता है। ठीक है, ग्लूमी सैड होता है, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। ठीक है, डिसमेल, ये भी सैड होता है, उदास होता है, दुखी होता है, डिप्रेस्ड होता है, डिजेक्टेड होता है, तो ये भी है। तो देखिएगा, बाकी ये ग्लोमी और ये इसका क्या हो गया? सिमिलियर वर्ड हो गया, और ये इसका ऑपोजिट वर्ड हो गया। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन दैट ब्रिंग्स आउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। इसका मीनिंग बताएगा लॉइंस शेयर। लॉइंस शेयर, लॉइंस शेयर का मतलब होता है बड़ा हिस्सा, किसी चीज का मेजर पार्ट जो है वो क्या है? लॉइंस शेयर। अब कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ग्रामर इज द लॉइंस शेयर। ग्रामर जो है वो बड़ा हिस्सा होता है। आपको ग्रामर जो मजबूत आनी चाहिए, उसके बाद आपका वर्ड पावर मजबूत होना चाहिए। और यदि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो फिर लिटरेचर वाला पोर्शन भी होता है। लॉइंस शेयर का मतलब होता है मेजर शेयर, बड़ा हिस्सा, माइनर अमाउंट नहीं, स्मॉल नहीं, वेरी लिटल नहीं, इट इज मेजर शेयर। A lion's share of India's annual budget is for defense। यानी बड़ा हिस्सा जो एनुअल बजट का है वो किसके लिए है? डिफेंस के लिए। है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन सेंटेंस में ऐसा कहा हुआ है। ये भी वन वर्ड है। मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन, वो कौन होता है आदमी? ठीक है, जो मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट हेट्स वीमेन, विमेन, जो महिलाओं से घृणा करता हो उसी को कहते हैं मिसोजिनिस्ट। ठीक है, तो ये क्लियर है, कई बार हमने पहले भी आपसे करवाया है, आप भी जानते ही होंगे। एक वर्ड और लिखिएगा भाई, मिस एंथ्रोपिस्ट। मिस एंथ्रोपिस्ट, मिस एंथ्रो THROPIST, मिस एंथ्रोपिस्ट। आपको बताना है कि ये कौन होता है। मिस एंथ्रोपिस्ट ये कौन होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। इस क्वेश्चन में आपको कई चीजें जानने को मिलेंगी। यानी क्वेश्चन देखिए क्या है, कितना अच्छा क्वेश्चन क्यों है ये देखते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड इज अपोजिट टू ईच अदर। इनमें से कौन सा ग्रुप जो है
वो एक दूसरे का ऑपोजिट है, यानी इतने सारे वर्ड एक में ही पूछ लिए। पहला देखिएगा भाई, लोकेक्वेस। लोकेक्वेस ये क्या होता है? लोक्वेसियस ये होता है जो बहुत ज्यादा बातचीत करता है, टोकेटिव होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। कई कई बार ये वन वर्ड में पूछा जाता है, वन हु टॉक्स वेरी मच, जो बहुत ज्यादा बात करता है उसको लोकेसियस कहते हैं, तो ये वर्ड बिल्कुल ठीक है। ये गैलिबल, गैलिबल का मतलब होता है जो जल्दी से चीजों पे विश्वास कर लेता हो, यानी आपने कुछ कहा कि साहब ये तो ऐसी बात है और आपने उस बात पर विश्वास कर लिया, ज्यादा सोचे समझे, वो गैलिबल होता है, यानी जिसको आप लोग थोड़ा भोला भी कह सकते हैं। श्रूड, श्रूड होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, श्रूड होता है। श्रूड जो होता है जो बहुत तेज होता है, जजमेंट लेने में बिल्कुल सही होता है, सही गलत का उसको पता होता है, किसके कहने भर से चीजों पर विश्वास नहीं करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे ऑपोजिट है। पॉम्पस का मतलब तो दिखावा करता है, आजकल ये बड़ा भाई प्रचलन सा चल गया है किस बात का? दिखावे का। इवन आप लोग तो बच्चे भी करते ही होंगे दिखावा, टीचर्स भी बहुत सारे करते ही हैं, और बच्चे टीचर ही क्यों, समाज में सभी लोग करते हैं, और बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं दिखावे को, कि भाई कंसिटेड का मतलब ही घमंडी होता है, जो अपने नॉलेज का घमंड दिखाता हो कि साहब मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मुझे ये चीजें आती हैं, मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं, तो बराबरी। एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, और स्कॉलरली का मतलब भी क्या होता है? विद्वान। लर्नेड, LEARNED, लर्नेड यानी विद्वान होता है। तो ये दोनों सिमिलियर वर्ड हैं, ये दोनों सिमिलियर वर्ड हैं, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलियर वर्ड हैं, और ये जो ग्रुप है ये एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट वर्ड है। तो एक साथ हमने 8 वर्ड सीखने का प्रयास किया। इस प्रकार के क्वेश्चन हम एग्जाम में देते हैं ताकि आपको इसका भरपूर फायदा जो है वो एग्जाम में मिल सके। चलो भाई चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस द वाइल। मैंने इस टेस्ट की शुरुआत में आपसे पूछा था कि वाइल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। यहां इस सेंटेंस में वाइल जो है वर्ब है, वाइल अवे, ये फ्रेज है वाइल अवे। अपने समय को यों ही गवा देना, अपने पैसों को यों ही गवा देना, वो कहलाता है वाइल अवे। तो पूछा आपसे वाइल है, तो यहां क्या है? दे सब्जेक्ट, और वाइल क्या है बेटा आपका? वर्ब। सब्जेक्ट के बाद में क्या है? वर्ब।
यस, हमें आवाज एक बार चली गई थी, माइक की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई थी, अभी वापस से मैंने चेंज कर लिया है। चीजों को वापस से समझते हैं, ठीक है? एक बार वापस से यहीं से लेके चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? 21 वाले का ए आंसर होना चाहिए था। मैंने आपको इसको समझा दिया। पेटर ट्राइड और हियर्ड, हार्ड बोलते हैं इसको, ठीक है? ये दोनों एक साथ होने वाली वर्ब है, यानी एक्शन है, कंप्लीट एक्शन है। इसलिए पेटर ट्राइड टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर हर्ड हिम, लेकिन मम्मी ने उसको सुन लिया। तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 21 वाले का ए आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपन इसमें। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स एक्टिव वॉइस। ये सेंटेंस शायद हमने इट इज टाइम फॉर द मैच टू बी स्टार्टेड, ये सेंटेंस रिपीट हो रहा है, इसको हमने कर लिया था, इसलिए वापस इसकी चर्चा यहां नहीं करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स पैसिव वॉइस। इसकी पैसिव वॉइस जो बना रहा है सही, वो आंसर आपको लिखना है। कोशिश करें भाई सब इसका आंसर करें। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, करो भाई आंसर इसका। Who is making all that noise? ये सब आवाज कौन कर रहा है? लग रहा है किसी टीचर ने कहा होगा शायद। तो who का क्या बना देंगे? by whom। इसमें है और तो किसी में है ही नहीं। is है, इसका मतलब इसमें कहीं न कहीं क्या आना चाहिए? BEING भी आना चाहिए। इसमें अकेला is है, ये नहीं होगा। इसमें भी अकेला is है, ये नहीं होगा। है इसमें being, अकेला is नहीं है, being है। इसमें being नहीं है, इसमें being नहीं है। तो by whom is all that noise, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? all that noise है। तो by whom is all that noise being made, तो बी आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है अभी? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। आंसर करेंगे सब लोग। सेवरल वर ब्रोकन, ध्यान दीजिएगा। सेवरल जो डिटरमिनर है ये अपने बाद प्लूरल नाउन लेगा, ठीक है? फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, यानी सिंगुलर के रूप में यूज होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पीसेस ऑफ फर्नीचर, पीसेस प्लूरल है। जब अनकाउंटेबल को इस प्रकार से काउंटेबल बनाया जाए तो उसके लिए पीसेस लिखते हैं। पीस ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस, तो ये हो सकता है। पीसेस ऑफ फर्नीचर्स नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ एस या यस नहीं लग सकता, यानी प्लूरल नहीं हो सकता। सेवरल पीस ऑफ एडवाइस भी नहीं होगा, क्योंकि सेवरल जो है वो अपने बाद प्लूरल लेगा, और पीस कैसा है? सिंगुलर है। पीस कैसा है बेटा? सिंगुलर, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? बी, ये जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर है। और अब चलते हैं आज के इस टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन के लास्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको जो भी नए वीडियोज हैं वो मिलते रहें। और यदि अपने साथियों के साथ शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। आपको पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर करें। द पेंडा इज ईटिंग बैम्बो शूट्स, बैम्बो शूट्स खा रहा है, तो बैम्बो शूट्स क्या हो जाएगा? इज है, तो इसको इधर ले आएंगे तो आर हो जाएगा। वॉज नहीं, क्योंकि इसमें टेंस नहीं बदलता है। हैज बीन नहीं, आर है, आर इसमें भी है। ईटिंग है, इसका मतलब आईएनजी भी होनी चाहिए, बी आईएनजी। भाई बी आईएनजी तो होनी चाहिए ना, तभी तो पैसिव वॉइस बनेगी। इसमें भी आईएनजी नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन आपके पास एक ऑप्शन बनता है सी, बैम्बो शूट्स आर बीइंग ईटन बाय द पेंडा। तो इस प्रकार से हमने आज का ये सॉल्यूशन किया। थैंक यू वेरी मच।